ओलिवर ट्विस्ट अध्याय 43, जिसमें दिखाया गया कि आर्टफुल डॉजर कैसे मुसीबत में फंस गया। तो तुम ही अपने खुद के दोस्त थे, हैं न मिस्टर क्लेपोल, जिसे अब बोल्टर कहा जाता था, ने पूछा जब उन्होंने अगले दिन फेगिन के घर जाने का समझौता किया था। कल रात मैंने ऐसा ही सोचा था। हर आदमी खुद का सबसे अच्छा दोस्त होता है, मेरे प्यारे, फेगिन ने अपनी सबसे मनमोहक मुस्कान के साथ जवाब दिया। उससे अच्छा दोस्त उसे कहीं और नहीं मिल सकता। कभी कभी छोड़कर, मॉरिस बोल्टर ने एक अनुभवी व्यक्ति का व्यवहार अपनाते हुए कहा। कुछ लोग अपने ही दुश्मन होते हैं, तुम्हें पता है। ऐसा कभी मत मानो, फेगिन ने कहा। जब कोई आदमी अपना दुश्मन होता है तो यह सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वह खुद का बहुत अच्छा दोस्त होता है, यह नहीं कि वह दूसरों की परवाह करता है। बकवास। प्रकृति में ऐसी कोई बात नहीं है। होनी भी नहीं चाहिए, मिस्टर बोल्टर ने उत्तर दिया। यह तो समझ में आता है। कुछ जादूगर कहते हैं कि नंबर 3 जादुई संख्या है और कुछ कहते हैं नंबर 7। लेकिन मेरे दोस्त, यह न तो 3 है न 7। यह नंबर 1 है। हाँ हाँ, मिस्टर बोल्टर ने कहा। हमेशा के लिए नंबर 1। हमारे छोटे से समुदाय में, मेरे प्यारे, फेगिन ने कहा, जो अपनी बात को संतुलित करने की जरूरत महसूस कर रहा था, हम एक सामान्य नंबर 1 रखते हैं, जिसमें मुझे भी शामिल किया जाता है और बाकी सभी नौजवानों को भी। ओह शैतान, मिस्टर बोल्टर ने कहा। देखो, फेगिन ने बातचीत को जारी रखते हुए कहा, हम एक दूसरे से इतने जुड़े हुए हैं और हमारे हित इतने समान हैं कि ऐसा होना ही चाहिए। उदाहरण के लिए, तुम्हारा मकसद है कि तुम नंबर 1 की देखभाल करो, मतलब खुद की। बिल्कुल, मिस्टर बोल्टर ने जवाब दिया। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है। तुम खुद का ख्याल नहीं रख सकते, नंबर 1, जब तक तुम मेरा ख्याल नहीं रखते, जो कि नंबर 1 है। तुम्हारा मतलब है नंबर 2, मिस्टर बोल्टर ने कहा, जो स्वार्थी स्वभाव में धनी थे। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहता, फेगिन ने तुरंत जवाब दिया। मैं तुम्हारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण हूं जितना तुम अपने लिए हो। मैं कहता हूं, मिस्टर बोल्टर ने बीच में कहा, तुम एक बहुत अच्छे आदमी हो और मुझे तुमसे बहुत प्यार है, लेकिन हम इतने करीब नहीं हैं कि सब कुछ एक जैसा हो। बस सोचो, फेगिन ने कंधे उचकाते हुए कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है और मैं तुम्हें इसके लिए प्यार करता हूं, लेकिन साथ ही यह काम तुम्हारे गले में फंदा डाल सकता है, जिसे बांधना बहुत आसान है और खोलना बहुत मुश्किल। साफ शब्दों में कहें तो फांसी का फंदा। मिस्टर बोल्टर ने अपना हाथ अपने गले के कपड़े पर रखा, जैसे कि वह उसे बहुत तंग महसूस कर रहे हों, और थोड़े असहज स्वर में सहमति व्यक्त की। फांसी, फेगिन ने कहा, फांसी एक बदसूरत रास्ता दिखाने वाला संकेत है जो बहुत से बहादुर लोगों की यात्रा को रोक चुका है। सीधे और सुरक्षित रास्ते पर रहना तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है। बिल्कुल, मिस्टर बोल्टर ने जवाब दिया। तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? सिर्फ इसलिए कि मैं अपनी बात साफ कर सकूं, यहूदी ने भौहें उठाते हुए कहा। ऐसा करने के लिए तुम्हें मुझ पर निर्भर रहना पड़ेगा। और मेरे छोटे से काम को सुरक्षित रखने के लिए मैं तुम पर निर्भर करता हूं। पहला तुम्हारा नंबर 1 है, दूसरा मेरा नंबर 1 है। जितना तुम अपने नंबर 1 को महत्व दोगे, उतना ही तुम्हें मेरे नंबर 1 की देखभाल करनी होगी। तो हम आखिरकार वहीं पहुंचते हैं जो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, कि नंबर 1 के लिए हमारी परवाह हमें एक साथ रखती है और रखेगी जब तक कि हम सब एक साथ बर्बाद न हो जाएं। यह सही है, मिस्टर बोल्टर ने सोचते हुए कहा। ओह, तुम बहुत चालाक आदमी हो। मिस्टर फेगिन ने यह देखकर खुशी जताई कि यह उसकी चालाकी की सिर्फ तारीफ नहीं थी,
बल्कि उसने सच में अपने नए साथी पर अपनी धूर्तता का असर डाला था, जो उनके रिश्ते के शुरुआत में महत्वपूर्ण था। इस प्रभाव को और मजबूत करने के लिए उसने उसे अपने काम की बारीकियों और विस्तार से परिचित कराया, सच्चाई और कल्पना को मिलाकर, ताकि मिस्टर बोल्टर का सम्मान और भय बढ़ सके, जो बहुत जरूरी था। यह आपसी भरोसा ही है जो मुझे मेरे भारी नुकसान में दिलासा देता है, फेगिन ने कहा। मेरा सबसे अच्छा आदमी कल मुझसे छिन गया। तुम्हारा मतलब है कि वह मर गया? मिस्टर बोल्टर ने चौंककर पूछा। नहीं नहीं, फेगिन ने जवाब दिया। इतना बुरा नहीं। तो शायद वह जरूरत थी, फेगिन ने बीच में कहा। हाँ, उसे जरूरत थी। बहुत खास? मिस्टर बोल्टर ने पूछा। नहीं, फेगिन ने जवाब दिया। इतनी खास नहीं। उसे जेब काटने की कोशिश के आरोप में पकड़ा गया था और उसके पास एक चांदी की सुंघनी डिब्बी मिली। वह खुद उसकी थी, मेरे प्यारे, क्योंकि वह सुंघनी लेना पसंद करता था। उन्होंने उसे आज तक के लिए रोक लिया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे मालिक को जानते हैं। आह! वह 50 डिब्बियों के लायक था और मैं उसे वापस पाने के लिए उतनी ही कीमत देने को तैयार हूं। तुम्हें डॉजर को जानना चाहिए था, मेरे प्यारे, तुम्हें डॉजर को जानना चाहिए था। खैर, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं उसे जान जाऊंगा। क्या तुम ऐसा नहीं सोचते? मिस्टर बोल्टर ने कहा। मुझे इस पर शक है, फेगिन ने एक आह भरते हुए कहा। अगर उन्हें कोई नया सबूत नहीं मिला तो बस हल्की सजा होगी और हमें वो फिर से 6 हफ्तों के बाद वापस मिल जाएगा, लेकिन अगर मिला तो ये जेल भेजने का मामला बन जाएगा। वे जानते हैं कि वो कितना चालाक लड़का है, उसे उम्र कैद होगी। वो आर्टफुल को उम्र कैदी से कम कुछ नहीं बनाएंगे। जेल भेजने और उम्र कैदी का मतलब क्या है? मिस्टर बोल्टर ने पूछा। मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो जो मुझे समझ ही नहीं आती? क्यों नहीं सीधे सीधे बताते? फेगिन उन रहस्यमय शब्दों का सामान्य भाषा में अनुवाद करने ही वाला था और बोल्टर को समझ में आ जाता कि इसका मतलब जीवन भर के लिए निर्वासन है। तभी मास्टर बेट्स अंदर आया, अपने हाथ पैंट की जेबों में डालकर, और चेहरे पर आधा मजाकिया और आधा दुखी भाव लिए। सब खत्म हो गया, फेगिन, चार्ली ने कहा, जब उसकी और उसके नए साथी की पहचान कराई गई। तुम्हारा मतलब क्या है? उन्होंने उस आदमी को ढूंढ लिया जिसने बक्सा चुराया था। 2-3 और लोग उसे पहचानने आ रहे हैं और आर्टफुल को जहाज पर भेजने का टिकट बुक हो चुका है, मास्टर बेट्स ने जवाब दिया। मुझे एक पूरा काला सूट और टोपी की पट्टी चाहिए, उससे मिलने जाने के लिए, उसके सफर पर निकलने से पहले। सोचना, जैक डॉकिंस, लम्मी जैक, द डोजर, आर्टफुल डोजर सिर्फ एक मामूली सस्ते छींकने वाले डिब्बे के लिए विदेश जा रहा है। मुझे नहीं लगा था कि वो इससे कम में सोने की घड़ी, चैन और सीस चुराए बिना जाएगा। अरे, उसने किसी अमीर बूढ़े आदमी से उसकी सारी कीमती चीजें क्यों नहीं चुराईं और एक भद्र आदमी की तरह गया, न कि एक आम चोर की तरह, बिना किसी इज्जत और शोहरत के। अपने दुखी दोस्त के प्रति यह भाव प्रकट करते हुए मास्टर बेट्स पास की कुर्सी पर बैठ गया, चेहरे पर निराशा और उदासी लिए हुए। तुम उसके बिना इज्जत और शोहरत के बारे में क्यों बात कर रहे हो? फेगिन ने गुस्से से अपने शिष्य की ओर देखते हुए कहा। क्या वो हमेशा तुम सब में सबसे ऊपर नहीं था? क्या तुम में से कोई उसे छू सकता था या उसके करीब आ सकता था किसी भी मामले में? बताओ। कोई नहीं, मास्टर बेट्स ने जवाब दिया, गले में पछतावे के कारण आवाज भारी हो गई। कोई नहीं। तो फिर तुम क्या बात कर रहे हो? फेगिन ने गुस्से से जवाब दिया। तुम रो क्यों रहे हो? क्योंकि ये रिकॉर्ड पर नहीं आएगा। आएगा क्या? चार्ली ने जवाब दिया, अब अपने बुजुर्ग दोस्त के खिलाफ पूरी तरह से बोलते हुए, क्योंकि ये चार्जशीट में नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी ये नहीं जान पाएगा कि वो कितना बड़ा था।
वो न्यूगेट कैलेंडर में कैसे रहेगा? शायद वहां उसका नाम ही न हो। ओह मेरी आंखें, मेरी आंखें, ये कितना बड़ा झटका है। हाँ हाँ, फैगिन ने हंसते हुए कहा, अपना दाया हाथ बढ़ाते हुए और मिस्टर बोल्टर की ओर मुड़ते हुए, हंसी से कांपते हुए जैसे उसे कंपकंपी हो। देखो अपने पेशे पर इन्हें कितना गर्व है, मेरे प्यारे। क्या ये शानदार नहीं है? मिस्टर बोल्टर ने सहमति में सिर हिलाया और फैगिन कुछ क्षणों तक चार्ली बेट्स के दुख को देखता रहा, फिर उसके पास जाकर उसके कंधे पर थपथपाया। चिंता मत करो चार्ली, फैगिन ने उसे दिलासा देते हुए कहा, ये सामने आएगा, जरूर सामने आएगा। सब जानेंगे कि वो कितना होशियार था, वो खुद दिखाएगा और अपने पुराने दोस्तों और शिक्षकों को शर्मिंदा नहीं करेगा। सोचो वो कितना छोटा है। चार्ली, उसकी उम्र में जेल जाना कितना बड़ा सम्मान है। हाँ, ये तो सच में सम्मान है, चार्ली ने थोड़ी राहत महसूस करते हुए कहा। उसे जो कुछ भी चाहिए वो मिलेगा, यहूदी ने बात जारी रखी। उसे स्टोन जेल में एक सज्जन की तरह रखा जाएगा, चार्ली, एक सज्जन की तरह। रोज उसकी बियर मिलेगी और जेब में पैसे होंगे, अगर वो खर्च नहीं कर पाए तो उनसे खेल सके। सच में? चार्ली बेट्स ने हैरानी से कहा। हाँ बिल्कुल, फैगिन ने जवाब दिया, और हम एक बड़ा वकील करेंगे, चार्ली, ऐसा जो बहुत अच्छा बोल सके उसके बचाव के लिए। और अगर उसे पसंद हो तो वो खुद भी अदालत में बोल सकेगा। हम सब ये अखबारों में पढ़ेंगे, आर्टफुल डॉजर, हंसी के ठहाके, यहाँ अदालत में हंसी छूट गई है ना, चार्ली, है ना? हाँ हाँ, मास्टर बेट्स हंसा, क्या मजा आएगा, है ना, फैगिन? मैं कहता हूँ आर्टफुल उन्हें कितना परेशान करेगा, है ना? जरूर करेगा, फैगिन ने कहा। वो करेगा, जरूर करेगा। हाँ सही कहा, वो करेगा, चार्ली ने अपने हाथ रगड़ते हुए दोहराया। मैं उसे अभी देख रहा हूँ, यहूदी ने अपने शिष्य की ओर देखते हुए कहा। मैं भी, चार्ली बेट्स ने कहा। हाँ हाँ हाँ, मैं सब कुछ अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ, सच में, फैगिन। क्या मजा है, क्या खेल। सारे बड़े बड़े लोग गंभीर बनने की कोशिश कर रहे हैं और जैक डॉकिंस उन्हें ऐसे संबोधित कर रहा है जैसे वो जज का खुद का बेटा हो जो खाने के बाद भाषण दे रहा हो। हाँ हाँ हाँ, असल में फैगिन ने अपने युवा मित्र की अजीब स्वभाव को इतनी अच्छी तरह से संभाल लिया था कि मास्टर बेट्स, जो पहले जेल में बंद डॉजर को एक पीड़ित की तरह देख रहा था, अब उसे एक अनोखे और मजेदार दृश्य का मुख्य अभिनेता मानने लगा और बेसब्री से उस समय का इंतजार करने लगा जब उसका पुराना साथी अपनी क्षमताओं को दिखाने का इतना अच्छा मौका पाएगा। हमें किसी तरह से आज ही ये जानना होगा कि उसका हालचाल क्या है, फैगिन ने कहा। मुझे सोचने दो। मैं जाऊं? चार्ली ने पूछा। कभी नहीं, फैगिन ने जवाब दिया। क्या तुम पागल हो मेरे प्यारे? बिल्कुल पागल, जो वहां जाना चाहोगे जहां नहीं, चार्ली, नहीं। एक बार में एक ही को खोना काफी है। तुम खुद तो नहीं जा रहे हो, है ना? चार्ली ने मजाकिया अंदाज में कहा। वो मुझ पर ठीक नहीं बैठेगा, फैगिन ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। तो फिर इस नए लड़के को क्यों नहीं भेजते? मास्टर बेट्स ने नोआह के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा। उसे कोई नहीं जानता। अगर उसे बुरा न लगे तो, फैगिन ने कहा। बुरा? उसे किस बात का बुरा लगेगा? चार्ली ने बीच में कहा। सच में कुछ नहीं, मेरे प्यारे, फैगिन ने मिस्टर बोल्टर की ओर मुड़ते हुए कहा, सच में कुछ नहीं। अरे, मुझे तो लगता है कि इसके बारे में तुम्हें कुछ पता नहीं है, नोआह ने दरवाजे की ओर पीछे हटते हुए कहा और सिर हिलाते हुए डरावने भाव में कहा। नहीं नहीं, इसमें मेरा कोई काम नहीं है। इसका क्या काम है?
फैगिन, मास्टर बेट्स ने नोआह के दुबले पतले शरीर को घृणा से देखते हुए पूछा। जब कुछ गड़बड़ हो तो भाग जाना, और जब सब कुछ ठीक हो तो सारा खाना खा जाना, क्या यही इसका काम है? कोई बात नहीं, मिस्टर बोल्टर ने जवाब दिया, और अपने बड़ों से ज्यादा बातें मत करो, छोटे लड़के, नहीं तो तुम खुद को गलत जगह पाओगे। मास्टर बेट्स इस धमकी पर इतनी जोर से हंसा कि फैगिन को बीच में आना पड़ा और मिस्टर बोल्टर को समझाना पड़ा कि पुलिस स्टेशन जाने में उसे कोई खतरा नहीं है, क्योंकि जिस छोटे मामले में उसने हिस्सा लिया था उसकी कोई रिपोर्ट या उसके बारे में कोई विवरण अभी तक शहर में नहीं भेजा गया था। इसलिए संभावना है कि उसे वहां पनाह लेने का कोई शक भी नहीं था, और अगर वह सही ढंग से छिपा रहे तो उसके लिए वहां जाना लंदन में किसी भी अन्य जगह जितना ही सुरक्षित होगा, क्योंकि ये वह जगह होगी जहां जाने का सबसे कम शक होगा। इन बातों से कुछ हद तक सहमत होते हुए, लेकिन फैगिन के डर से बहुत अधिक प्रभावित होकर, मिस्टर बोल्टर ने अनिच्छा से इस काम को करने के लिए हामी भर दी। फैगिन के निर्देशों के अनुसार उन्होंने तुरंत अपनी पोशाक की जगह एक गाड़ीवान की लंबी कमीज, मखमली पतलून और चमड़े की लेगिंग्स पहन ली, जो यहूदी के पास पहले से मौजूद थीं। उन्हें एक ऊनी टोपी भी दी गई जिस पर टोल टैक्स के टिकट लगे थे, और एक गाड़ीवान की चाबुक भी थमाई गई। इस तरह तैयार होकर उन्हें एक ग्रामीण की तरह दिखने के लिए कहा गया, जो अपनी जिज्ञासा के कारण कॉवेंट गार्डन मार्केट से आया है। चूंकि मिस्टर बोल्टर पहले से ही थोड़े अजीब, बेढंगे और पतले दुबले दिखते थे, फैगिन को यकीन था कि वे यह भूमिका पूरी तरह निभा लेंगे। इन तैयारियों के बाद उन्हें आर्टफुल डॉजर को पहचानने के लिए जरूरी संकेत और इशारों की जानकारी दी गई। मास्टर बेट्स उन्हें घुमावदार और अंधेरी गलियों से होते हुए बो स्ट्रीट के पास ले गए। वहां पहुंचकर चार्ली बेट्स ने उन्हें बताया कि कार्यालय किस जगह है और कैसे उन्हें सीधे गलियारे से चलकर अंदर जाना है, और फिर जब वे अंदर जाएं तो अपनी टोपी उतार लें। इसके बाद चार्ली ने उनसे अकेले आगे बढ़ने को कहा और वादा किया कि वह यहीं उनके लौटने का इंतजार करेगा। नोआ क्लेपोल या मिस्टर बोल्टर, जैसा आप चाहें, ने पूरी तरह से निर्देशों का पालन किया। मास्टर बेट्स उस इलाके से अच्छी तरह वाकिफ थे, इसलिए निर्देश इतने सटीक थे कि बिना किसी सवाल पूछे या किसी रुकावट का सामना किए मिस्टर बोल्टर मजिस्ट्रेट के सामने पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने खुद को भीड़ में धकेला पाया, जिसमें ज्यादातर महिलाएं थीं, जो एक गंदी और बदबूदार कमरे में इकट्ठी थीं। कमरे के ऊपरी सिरे पर एक ऊंचा मंच था, जिसे बाकी हिस्से से रेलिंग से घेरा गया था। बाईं तरफ कैदियों के लिए जगह थी, बीच में गवाहों के लिए एक बॉक्स था, और दाईं तरफ मजिस्ट्रेट्स के लिए एक डेस्क। मजिस्ट्रेट्स की जगह को एक विभाजन से छिपाया गया था, जिससे आम लोग उन्हें नहीं देख सकते थे, और उनकी कल्पना पर छोड़ दिया जाता था कि न्याय की महिमा कैसी दिखती होगी। डॉक में केवल 2 महिलाएं थीं, जो अपने दोस्तों को देखकर मुस्कुरा रही थीं, जबकि क्लर्क कुछ बयान 2 पुलिस वालों और एक आम कपड़ों में खड़े आदमी को पढ़कर सुना रहा था, जो मेज पर झुका हुआ था। एक जेलर डॉकरेल के पास खड़ा था, ऊब के मारे अपनी नाक को चाबी से हल्के से मारता हुआ। जब कभी वह बातूनी लोगों की बातचीत को रोकने के लिए चुप्पी की घोषणा करता या किसी महिला को सख्त निगाहों से देखता और कहता, उस बच्चे को बाहर ले जाओ, तो कमरे में फैली गंभीरता टूट जाती, जब किसी भूखे बच्चे की रोती आवाज उसकी मां की शॉल में दबकर बाहर आती। कमरे में हवा ठहरी और अस्वस्थ थी, दीवारें गंदी थीं, और छत काली हो चुकी थी। वहां एक धुनाधार मूर्ति थी, और एक धूल भरी घड़ी डॉक के ऊपर लटकी थी, जो शायद अकेली चीज थी जो ठीक काम कर रही थी। गरीबी और अपराध ने वहां मौजूद हर इंसान पर ऐसा असर डाला था कि वहां की सारी चीजें भी उदास और मैली लग रही थीं। नोआ ने आर्टफुल डॉजर को ढूंढने के लिए इधर-उधर देखा,
लेकिन वहां ऐसी कई महिलाएं थीं जो डॉजर की माँ या बहन की तरह लग रही थीं, और कुछ पुरुष थे जो उसके पिता की तरह दिख सकते थे, लेकिन उसे मिस्टर डॉकिंस जैसा कोई व्यक्ति नहीं दिखा। वह तनाव और अनिश्चितता में इंतजार करता रहा, जब तक कि महिलाएं, जिन्हें सुनवाई के लिए भेजा जा रहा था, वहां से निकल गईं। उसके बाद जल्द ही उसे दूसरा कैदी दिखा, और उसने तुरंत समझ लिया कि यही वो व्यक्ति है जिससे उसे मिलना है। यह सच में मिस्टर डॉकिंस थे, जो हमेशा की तरह बड़ी कोट की बाहें चढ़ाए हुए, बाईं जेब में हाथ डाले और दाईं हाथ में टोपी पकड़े, जेलर के आगे आगे चलते हुए आए। उन्होंने अपनी जगह ली और जोर से आवाज में पूछा कि उन्हें इस शर्मनाक स्थिति में क्यों डाला गया है। चुप रहोगे या नहीं? जेलर ने कहा। मैं एक अंग्रेज आदमी हूं कि नहीं? डॉजर ने जवाब दिया। मेरे अधिकार कहाँ हैं? तुम्हें तुम्हारे अधिकार जल्दी ही मिलेंगे, जेलर ने पलटकर कहा, और उनके साथ मिर्च भी। हम देखेंगे कि गृह मंत्रालय के सचिव साहब क्या कहते हैं मजिस्ट्रेट से, अगर मैं नहीं पहुंचा, मिस्टर डॉकिंस ने कहा। अब बताओ, ये मामला क्या है? मैं मजिस्ट्रेट साहब से निवेदन करूंगा कि इस छोटे से मामले को जल्दी से निपटा दें और मुझे इंतजार न कराएं जबकि वो अखबार पढ़ रहे हों, क्योंकि मेरा शहर में एक सज्जन से अपॉइंटमेंट है और मैं समय का पाबंद आदमी हूं। अगर मैं समय पर वहां नहीं पहुंचा तो वह चला जाएगा और फिर शायद मेरे खिलाफ केस भी हो सकता है कि किसने मुझे रोक कर रखा था। ओह बिल्कुल नहीं। इस बिंदु पर डॉजर ने बड़े गंभीर अंदाज में जेलर से उन दो जज साहबों के नाम जानने की मांग की जो बेंच पर थे। इससे दर्शक इतने खुश हो गए कि वे लगभग मास्टर बेट्स की तरह ही हंस पड़े होते अगर वह ये बात सुन पाता। चुप रहो, जेलर ने चिल्लाया। यह क्या है? एक मजिस्ट्रेट ने पूछा। चोरी का मामला, हुजूर। क्या यह लड़का पहले भी यहाँ आया है? इसे कई बार आना चाहिए था, जेलर ने जवाब दिया। यह लगभग हर जगह रहा है। मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ, हुजूर। ओह, तुम मुझे जानते हो क्या? आर्टफुल ने हंसते हुए कहा। बहुत अच्छा। यह तो चरित्र हनन का मामला है, किसी भी तरह से। यहाँ एक और हंसी आई और फिर चुप रहने की आवाज। अब गवाह कहाँ हैं? क्लर्क ने कहा। अरे, ये सही है, डॉजर ने जोड़ा। वे कहाँ हैं? मैं उन्हें देखना चाहूंगा। यह इच्छा तुरंत पूरी हो गई क्योंकि एक पुलिसवाला आगे आया जिसने कैदी को भीड़ में एक अनजान सज्जन की जेब टटोलते हुए देखा था, और वास्तव में उसने वहां से एक रुमाल निकाला था जो बहुत पुराना था, इसलिए उसने उसे अपने चेहरे पर आजमाने के बाद वापस रख दिया। इसी वजह से पुलिसवाले ने डॉजर को गिरफ्तार कर लिया, और जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास एक चांदी की स्नफ बॉक्स मिली जिसके ढक्कन पर मालिक का नाम खुदा हुआ था। इस सज्जन को कोर्ट गाइड से ढूंढा गया और वे उस समय वहीं मौजूद थे। उन्होंने कसम खाई कि स्नफ बॉक्स उनकी है और उन्होंने इसे पिछले दिन भीड़ से निकलते ही खोया था। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने भीड़ में एक युवक को देखा जो बड़ी फुर्ती से रास्ता बना रहा था, और वही युवक अब उनके सामने कैदी के रूप में था। क्या तुम्हें इस गवाह से कुछ पूछना है? लड़के मजिस्ट्रेट ने कहा। मैं इस कदर खुद को नहीं गिराऊंगा कि उससे बात करूं, डॉजर ने जवाब दिया। क्या तुम्हें कुछ कहना है? क्या तुम सुन रहे हो कि मजिस्ट्रेट पूछ रहे हैं कि तुम्हें कुछ कहना है? जेलर ने चुप डॉजर को कुहनी मारते हुए पूछा। मुझे माफ करना, डॉजर ने ध्यान भटकाने वाले अंदाज में ऊपर देखते हुए कहा। क्या तुम मुझसे कह रहे थे, मेरे आदमी? मैंने ऐसा बुरा लड़का कभी नहीं देखा, हुजूर, अधिकारी ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या तुम कुछ कहना चाहते हो, छोटे साहब? नहीं, डॉजर ने जवाब दिया,
यह जगह न्याय के लिए नहीं है। इसके अलावा मेरा वकील आज सुबह हाउस ऑफ कॉमन्स के वाइस प्रेसिडेंट के साथ नाश्ता कर रहा है। लेकिन मैं दूसरी जगह कुछ कहूंगा और वो भी कहेगा, और मेरे बहुत सारे इज्जतदार जान पहचान वाले भी कहेंगे, जिनसे ये जज लोग चाहेंगे कि वो कभी पैदा ही न हुए होते, या फिर अपने नौकरों से कह देते कि उन्हें उनके हैट हैंगर से लटका दें, इससे पहले कि वो आज सुबह मेरे खिलाफ कुछ करने की कोशिश करते। मैं बस पूरी तरह से आरोपी साबित हो गया, क्लर्क ने बीच में कहा। इसे ले जाओ। चलो, जेलर ने कहा। ओह हाँ, मैं चल रहा हूँ, डॉजर ने जवाब दिया, अपने हाथ से अपनी टोपी साफ करते हुए। अरे, जजों की ओर डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कोई रहम नहीं दिखाऊंगा, जरा सा भी नहीं। तुम इसका खामियाजा भुगतोगे, मेरे प्यारे दोस्तों। मैं तुम्हारी जगह कभी नहीं बनना चाहूंगा। अब अगर तुम घुटनों के बल गिरकर मुझसे माफी मांगो भी, तो भी मैं अब रहा नहीं होना चाहूंगा। यहां मुझे जेल ले जाओ, मुझे ले जाओ। इन आखिरी शब्दों के साथ डॉजर ने खुद को कॉलर से पकड़वाते हुए बाहर ले जाने दिया। जब तक वो यार्ड तक नहीं पहुंचा, वह लगातार धमकियां देता रहा कि वह इसे संसद का मुद्दा बनाएगा, और फिर जेलर के चेहरे पर बड़ी खुशी और आत्मसंतुष्टि के साथ मुस्कुराया। उसे एक छोटी सी कोठरी में बंद होते देख नूह तुरंत वहां से मास्टर बेट्स के पास वापस चला गया। वहां कुछ समय इंतजार करने के बाद वह नौजवान उसके पास आ गया, जिसने सावधानी से खुद को छुपाए रखा था, जब तक कि यह सुनिश्चित नहीं कर लिया कि उसका नया दोस्त किसी परेशान करने वाले व्यक्ति द्वारा पीछा नहीं किया जा रहा है। दोनों तेजी से वापस चले गए ताकि मिस्टर फेगिन को ये उत्साहित करने वाली खबर दे सकें कि डॉजर अपने प्रशिक्षण के साथ पूरा न्याय कर रहा है और अपने लिए एक शानदार प्रतिष्ठा बना रहा है।